हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभातम। मैं डी के व्यास एक बार पुनः व्यास एजुकेशन हब के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। दोस्तों, हमने अब तक सिंधु सभ्यता में पढ़ा कि सिंधु सभ्यता का उद्भव कब हुआ, ठीक है, इसका काल पीरियड कब से कब तक है, और इसमें जो इसका नगर नियोजन है इसके बारे में हमने पढ़ा। सिंधु सभ्यता के स्थल कहाँ कहाँ अवस्थित है उनके बारे में पढ़ा। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन है, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय मुख्यतः क्या था, कृषि व पशुपालन में ये किस किस प्रकार के आयामों को प्रयोग में लेते थे, इन सब के बारे में अब तक हमने पढ़ लिया है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं उन व्यापार और वाणिज्य में, व्यापार वाणिज्य किसकी बात करेंगे दोस्तों, व्यापार और वाणिज्य में किस प्रकार थे इनको बढ़ावा, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देते थे, और व्यापार वाणिज्य में किस किस प्रकार की वस्तुओं को ये काम में लेते थे व्यापार के लिए और वाणिज्य के लिए। तो दोस्तों, हम बात करें व्यापार और वाणिज्य की। सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार को बढ़ावा देते थे, और व्यापार सिंधु सभ्यता के लोग करते थे किसके द्वारा, वस्तु विनिमय के द्वारा, वस्तु विनिमय के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, वस्तु विनिमय के द्वारा। मैंने कल आपको बता दिया कि जो सिंधु सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता विश्व की अनेक सभ्यताओं की समकालीन है, और यहाँ बहुत सारी सभ्यताओं के साथ व्यापार का जो साक्ष्य है वो हमें देखने को मिलता है। वस्तु विनिमय से तात्पर्य दोस्तों किसी वस्तु के बदले किसी वस्तु को खरीदना, अर्थात कोई वस्तु आपने खरीदी और उसके बदले में कोई वस्तु आप भेंट कर रहे हो। तो इस समय मुद्रा का प्रचलन तो था, लेकिन जो व्यापार होता था वो अधिकांशतः किस आधार पर होता था, वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। किसके आधार पर होता था दोस्तों, वस्तु विनिमय के आधार पर। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, हम जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं ये व्यापार आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार से करते थे। कैसे करते थे, व्यापार आंतरिक व बाहरी दोनों प्रकार से करते थे। दोस्तों, आंतरिक व्यापार से तात्पर्य है जो भारत का तत्कालीन भूभाग है, उस तत्कालीन भूभाग में किसी एक क्षेत्र से कोई वस्तु मंगाई और भारत के किसी दूसरे अन्य क्षेत्र पर उस वस्तु को क्या किया, आयात और निर्यात करने का कार्य किया, उसे कहेंगे आंतरिक व्यापार। ऐसे ही अगर भारत के तत्कालीन जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के बाहर हम किसी वस्तु को आयात और निर्यात कर रहे हैं तो उसे कहते हैं बाहरी व्यापार, अर्थात दूसरे देशों के साथ जो व्यापार होता है उसे कहते हैं बाहरी व्यापार। जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो व्यापार को बढ़ावा देते थे, और व्यापार में किसका, वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे, और साथ में व्यापारिक जो गतिविधि है उनकी आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, हम देखें कि जो एक साहित्य है कहाँ का, मेसोपोटामिया की सभ्यता का, कहाँ का, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है दोस्तों, एक साहित्य है मेसोपोटामिया की सभ्यता का, ठीक है। और इन साहित्यिक स्रोतों में हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों, हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ एक मेलुआ नामक स्थान पर ये लोग क्या करते थे, व्यापार करने का कार्य करते थे। अर्थात जो मेसोपोटामिया है और मेसोपोटामिया और मेलुआ के मध्य क्या था, व्यापारिक संबंध था। तो जो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं उनका मानना है कि जो ये मेलुआ है इसकी तुलना उन्होंने किससे की है, सिंधु सभ्यता से। किससे की है, सिंधु सभ्यता से। अर्थात मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो सिंधु सभ्यता को मेलुआ के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, मेलुआ के नाम से जानते थे। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसमें जो साहित्यिक स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं उनसे हमें ये ज्ञात होता है कि इनका जो व्यापार मेलुआ के साथ होता था, अर्थात सिंधु सभ्यता के साथ इनका व्यापार होता था। दोस्तों, हम नेक्स्ट बात करें कि जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ से हमें मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों, मोहरों के साक्ष्य। मोहरों के साक्ष्य में बात करें हम तो जो मोहरों के साक्ष्य है वो हमें मिले हैं मेसोपोटामिया की मोहरें, मेसोपोटामिया की मोहरें। कहाँ की मोहरें मिली हैं, मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं, जो कि दोस्तों किस आकार की है, बेलनाकार आकार की, बेलनाकार मोहरें। कैसी मोहरें, बेलनाकार मोहरें। और ये बेलनाकार मोहरें हमें मिली कहाँ से है,
तो ये दोस्तों मिली हमें कालीबंगा से। मेसोपोटामिया की जो मोहरें हैं वो कहाँ से मिली हमें? कालीबंगा से मिली है। कहाँ से मिली है दोस्तों? कालीबंगा से। इसी प्रकार से हम देखें कि बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जो हमें हमारे जो सिंधु सभ्यता के स्थल है वहाँ से एक दूसरे देशों के साथ व्यापार से संबंधित हमें देखने को मिलते हैं। मेसोपोटामिया के अलावा दोस्तों हम बात करें कि जो लोथल है, लोथल हमारा स्थल है जो गुजरात में अवस्थित है। लोथल से दोस्तों फारस की मोहरें मिली हैं। कहाँ की? फारस की मोहरें मिली हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि हम फारस के साथ भी हमारा व्यापार और वाणिज्य होता था। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट कि जो सिंधु सभ्यता में जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो मोहरें मुख्यतः 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की दोस्तों? मुख्यतः 3 प्रकार की मोहरें हैं। मोहरें हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार की? 3 प्रकार की दोस्तों। एक है वर्गाकार, वर्गाकार। दूसरी मोहर है दोस्तों आयताकार, आयताकार। और जो तीसरी मोहर है वो है दोस्तों गोलाकार। सर्वाधिक मोहरों की बात करें दोस्तों तो सिंधु सभ्यता से जो सर्वाधिक प्रकार की मोहरें मिली हैं वो वर्गाकार मोहरें मिली हैं। कहाँ मिली हैं? सिंधु सभ्यता से हमें देखने को मिली हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें जो गोलाकार मोहरें हैं उनका मैंने बताया संबंध मेसोपोटामिया से लगभग माना जाता है, अर्थात वो मेसोपोटामिया से मेल खाती हुई मोहरें मानी जाती है। दोस्तों हम देखें कि जो ये मोहरें हैं इन मोहरों पर मुख्यतः किसका अंकन हमें देखने को मिलता है। दोस्तों अब हम देखें जो सिंधु सभ्यता में हमने देखी कि यहाँ 3 प्रकार की मुख्यतः मोहरें देखने को मिली, एक वर्गाकार, एक आयताकार, एक गोलाकार। जो सर्वाधिक मोहरें हैं दोस्तों वो वर्गाकार आकृति की हैं। और मोहरों पर किस किस प्रकार के अंकन हमें देखने को मिले हैं दोस्तों? मुख्यतः हम बात करें एक श्रृंगी बैल, अर्थात एक बेल है जिसके ऊपर केवल एक ही सींग है, उसकी मोहरें हमें देखने को मिलती है। दूसरा है कुकुदमान वृषभ, अर्थात कुबड़ वाला बैल, जिसके ऊपर कुबड़ हो और उस कुबड़ वाले बैल की हमें जो चित्रांकन है वो मोहरों पर देखने को मिला है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हिरण। एक है दोस्तों मातृ देवी। मातृ देवी तात्पर्य दोस्तों एक मोहर है, उस मोहर पर पृथ्वी के गर्भ से निकलते हुए पौधे को दिखाया गया है, जिसे इन लोगों ने मातृ देवी के रूप में कहा है कि ये मातृ देवी है। तो मातृ देवी का अंकन भी किस पे मिलता है? मोहरों पर मिलता है। गेंडे की आकृति हमें कहाँ मिलती है? मोहरों पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट पशुपति शिव। दोस्तों एक नग्न साधु की प्रतिमा एक मोहर पर मिली है और ये मोहनजोदड़ो से मिली है। किसको मिली है? जॉन मार्शल महोदय को ये मोहर प्राप्त हुई और इस मोहर का उन्होंने समांकन किया है किसके साथ? शिव के साथ। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे आद्यतम शिव, क्या कहा है? आद्यतम शिव या पशुपति की संज्ञा दी है। जो मोहर मिली है नग्न साधु की उसे क्या कहा है इन्होंने? आद्यतम शिव या पशुपति शिव की इन्होंने क्या दी है? संज्ञा दी है। तो कहाँ से मिली थी ये मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुई और जॉन मार्शल महोदय को ये मोहर वहाँ प्राप्त हुई थी। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य में हमने देखा कि इन लोगों का जो व्यापार और वाणिज्य है, अर्थात ये व्यापार करते थे वो व्यापार वस्तु व विनिमय के आधार पर करते थे। इसके साथ साथ ये व्यापार में मोहरों का प्रयोग भी करते थे। हमने देखी कि मोहरें यहाँ 3 प्रकार की होती थी और सर्वाधिक मोहरें जो काम में ली जाती थी वो वर्गाकार आकृति की थी। हमने दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ये भी देखा कि जो मार्शल महोदय है, मार्शल महोदय को कहाँ से? मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है। क्या मिली है? एक मोहर मिली जिस पर नग्न साधु का चित्र अंकित है, जिसे मार्शल महोदय ने आद्यतम शिव कहा है। क्या कहा है? आद्यतम शिव या पशुपति की संज्ञा दी है। ऐसे दोस्तों हम बात करें कि जो मार्शल महोदय है, मार्शल महोदय को एक और मोहर मिली है। मार्शल महोदय को एक मोहर कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली, जिसमें एक व्यक्ति को बाघ के साथ लड़ते हुए दिखाया गया है।
जिसकी तुलना मार्शल ने बेबीलोनिया के साहित्य गिलगिमेश के साथ किए। किसके साथ किए? गिलगिमेश के साथ। तो दोस्तों ऐसी मोहरें मिली है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा व्यापार और वाणिज्य विश्व के अन्य देशों के साथ भी था। दोस्तों ये बेबीलोनिया का एक साहित्य गिलगिमेश, जिसमें व्यक्ति को बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है, ऐसी मोहर हमारे यहाँ से भी, मोहनजोदड़ो से भी हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा दोस्तों हम देखें कि जो लोथल से प्राप्त गोदीबाड़ा, ठीक है, कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो जहाज़ों के द्वारा भी व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देते थे। अर्थात व्यापार और वाणिज्य का कार्य, व्यापार करने का कार्य किससे? जहाज़ों के माध्यम से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर करने का काम करते थे। हमने देखा कई जगह हमारे यहाँ मिट्टी के जहाज़ के नमूने मिले। मिट्टी के जहाज़ के नमूने, ये भी किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं दोस्तों ये भी किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं? ये भी इस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं कि जो मिट्टी के जहाज़ के नमूने मिले हैं तो ये हमें ये बताते हैं कि उस समय जहाज़ हुआ करते थे और जो किस काम के लिए आते थे, वो व्यापार के लिए काम में लिए जाते थे। इसके अलावा देखें दोस्तों, एक मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार, क्या मिला है दोस्तों? विशाल स्नानागार मिला है, ठीक है, जिस पर जहाज का चित्र अंकित है। किसका चित्र अंकित है दोस्तों? जहाज का चित्र अंकित है। तो ये सब कहाँ से मिल रहे हैं? तो इन सब से हमें पता चल रहा है कि हमारी जो सभ्यता है इसका संबंध विश्व के अन्य देशों के साथ थे और हम हमारा व्यापार जहाज़ों के माध्यम से भी करते थे। किसके माध्यम से करते थे दोस्तों? जहाज़ों के माध्यम से करते थे। एक बार दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम बात करें कि व्यापार और वाणिज्य में जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करते थे और उन वस्तुओं को वो कहाँ से आयात करने का काम करते थे। तो दोस्तों हम देखें सोना, ठीक है, तो सोना दोस्तों जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं ये कहाँ से मंगवाते थे? कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और ईरान से। कहाँ से मंगाते थे? ईरान से। तत्कालीन समय में दोस्तों जो ईरान है ये हमारा ही भाग हुआ करता था और ये मध्य एशिया के अंदर आता था। तो दोस्तों बात करें नेक्स्ट धातु है, वो धातु है टिन और चांदी। तो टिन और चांदी जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो मंगवाते थे दोस्तों अफगानिस्तान और ईरान से। कहाँ से मंगवाते थे? अफगानिस्तान और ईरान से। लाजवर्त मणि की बात करें ये मंगवाते थे दोस्तों बदख्शा अफगानिस्तान से। बदख्शा अफगानिस्तान से। और हरित मणि की बात करें तो दोस्तों ये आता था कहाँ से? मध्य एशिया से आता था। और नील मणि की बात करें तो दोस्तों ये मंगवाया जाता था कहाँ से? महाराष्ट्र से ये लोग आयात करते थे। हम जास्पर या जेस्पर की बात करें दोस्तों तो ये आता था गुजरात और महाराष्ट्र से। तो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो जेस्पर का आयात कहाँ से करते थे? गुजरात और महाराष्ट्र से। और गोमेद, ठीक है, तो गोमेद कहाँ से मंगाते थे दोस्तों? गुजरात राज्य से। कहाँ से मंगाते थे? गुजरात के क्षेत्र से गोमेद का आयात करते थे। तांबे की बात करें तो तांबा मंगवाते थे दोस्तों ये खेतड़ी, गणेश्वर और बलूचिस्तान। कहाँ से मंगाते थे? खेतड़ी से, गणेश्वर से और बलूचिस्तान से तांबे का आयात करते थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों शिलाजीत। शिलाजीत दोस्तों हमारे जो हिमालयी प्रदेश हैं उन हिमालयी प्रदेशों से ये लोग शिलाजीत का आयात करते थे। किसका आयात करते थे? शिलाजीत का आयात करते थे। तो ये तो थी दोस्तों आयातित वस्तुएं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे यहाँ से विदेशों में हमने क्या क्या निर्यात किया है। तो एक बार आप उसको नोट कर लीजिए। दोस्तों व्यापार वाणिज्य में हम देखें कि सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो कौन कौन सी वस्तुएं हमने देख ली कि आयात करते थे। अब हम देखेंगे कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात करते थे। दोस्तों हमारे यहाँ कई जगह से मन के बनाने के कारखाने मिले हैं, जैसे लोथल और चंदूदड़ो हो गया। लोथल और चंदूदड़ो से क्या मिलते थे? मन के बनाने के कारखाने, और यहाँ से मनकों का निर्यात किया जाता था। हमारे यहाँ उन्नत किस्म की कपास होती थी। मैंने कल भी बताया आपको कि हमारी समकालीन सभ्यताओं ने जो हमारे यहाँ कपास उत्पादित होती थी उसको सिंडन नाम दिया।
क्या नाम दिया, सिंडन। तो हम लोग किसका निर्यात करते थे, कपास का भी निर्यात करते थे। सूती वस्त्र की बात करें दोस्तों तो सूती वस्त्र हम यहाँ कपास अधिक मात्रा में उत्पन्न होने के कारण हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता था और हम उन सूती वस्त्रों को भी क्या करते थे, निर्यात करते थे। तांबा निर्मित उपकरण, हमारे यहाँ अनेक जगह तांबा गलाने की भट्टियाँ, ठीक है, या तांबे निर्मित उपकरण बनाने के जो केंद्र है वो स्थल है वो अवस्थित थे और यहाँ से हम बहुत सारे तांबे से निर्मित उपकरण हम निर्यात करने का काम करते थे। तो दोस्तों ये हो गया सिंधु सभ्यता का व्यापार और वाणिज्य। अब हम बात करेंगे जो सिंधुवासी लोग हैं इनका धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। जो सिंधुवासी लोग हैं ये किस किस में विश्वास करते थे, उनकी धार्मिक परंपराएं किस प्रकार की थी, इनके किस किस को मानते थे, ठीक है, किस किस की पूजा करते थे, किस किस की उपासना करते थे, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो सिंधुवासी लोग हैं इन सिंधुवासी लोगों का जीवन एक प्रकार से ये धार्मिक जीवन में विश्वास करते थे। देखिए दोस्तों इस समय के बहुत सारे ऐसे पहलू और तथ्य हमें देखने को मिले हैं कि ये लोग धर्म में विश्वास करते थे। लेकिन हम बात करें जो सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, सिंधु सभ्यता के स्थल, इन स्थलों से अभी तक कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जो कि मंदिर की आकृति का हो। मंदिर नुमा अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं, ठीक है, क्या नहीं मिले, सिंधु सभ्यता से अब तक कोई भी मंदिर नुमा अवशेष नहीं मिला है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि केवल वो पूजा नहीं करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग देवी देवताओं को मानते थे, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते थे। तो पहला फैक्ट क्या हो गया कि सिंधु सभ्यता के लोग देवी देवताओं की उपासना करते थे। लेकिन क्या सिंधु सभ्यता में पूछा जाए कि मंदिर के अवशेष मिले, तो सिंधु सभ्यता में मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। दोस्तों एक बनवाली जगह है, मैंने आपको कल भी बताया था, बनवाली हरियाणा में, बनवाली। तो बनवाली से एक अर्धचंद्राकार गुंबद नुमा आकृति मिली है। क्या मिली है, कहाँ से मिली है, बनवाली से मिली है और अर्धचंद्राकार गुंबद नुमा आकृति मिली है। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि केवल ये मंदिर है, ठीक है। तो मंदिर के अभी तक साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिले हैं सिंधु सभ्यता के लोगों में। लेकिन यहाँ ये लोग देवी देवताओं की उपासना करते थे। अब हम देखेंगे कि इनके धार्मिक पक्ष क्या क्या है। धार्मिक पक्ष किस किस को पूजते थे, किस किस की इनको अंदर मान्यता थी। तो हम पहले देखें दोस्तों मातृ देवी की उपासना। मातृ देवी की उपासना, किसकी उपासना करते हैं, मातृ देवी की उपासना करते हैं। मैंने बताया आपको कि सिंधु सभ्यता के लोग जो मातृ देवी है अर्थात इनकी मोहरों पर एक ऐसा अंकन मिला है कि जिस पर से एक स्त्री है उसके गर्भ से निकलते हुए एक पौधे की आकृति को दर्शाया गया है, जिसे सिंधु सभ्यता के लोगों ने क्या कहा, मातृ देवी कहा। और ये लोग उसकी क्या करते थे, उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे, मातृ देवी की उपासना करते थे, मातृ देवी की उपासना करते थे। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो नारियों का सम्मान करते थे, नारियों की पूजा करते थे। क्या करते थे, नारियों का सम्मान करते थे और नारियों की पूजा करने का उल्लेख भी मिला है। अर्थात इसका हम देखें कि इसका प्रभाव तो बाद की संस्कृतियों में भी इसका प्रभाव देखने को मिला है, ठीक है। सिंधु सभ्यता तक ही नहीं है, जो बाद की संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियों में भी जो नारी पूजा है उसका हमें प्रभाव देखने को मिला है। इसके बाद देखें दोस्तों कि जो हड़प्पा है, कौन सा, जो ये मातृ देवी की उपासना की बात कर रहे हैं, तो हड़प्पा, जो हड़प्पा स्थल है वहाँ से हड़प्पा स्थल से प्राप्त स्त्री की गर्भ से निकलते पौधे की मोहर, जिसे मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है, मातृ देवी की संज्ञा दी गई है कि ये लोग किसमें, मातृ देवी में विश्वास करते थे। अब बात करें इसके आगे कि ये लोग परम पुरुष के रूप में किसको पूजते थे, शिव को पूजते थे। एक बार दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक पक्ष की। हमने पहला पक्ष कर लिया ध्यान में, पहला पक्ष ध्यान में क्या किया कि ये लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। अब इसका जो दूसरा धार्मिक पक्ष है ये है दोस्तों परम पुरुष के रूप में, परम पुरुष के रूप में
पशुपति शिव की उपासना, पशुपति शिव की उपासना, अर्थात शिव को ये क्या मानते थे, आद्य पुरुष मानते थे, और आद्य पुरुष मान करके इन्होंने क्या किया, शिव की उपासना करना प्रारंभ किया। दोस्तों इस प्रकार की एक मोहर मिली है। मैंने आपको पहले बताया कि जॉन मार्शल महोदय को मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मोहर मिली है जिस पर एक नग्न साधु की प्रतिमा अंकित है। किसकी प्रतिमा अंकित है दोस्तों, एक नग्न साधु की प्रतिमा अंकित है। हम देखें कि जो ये साधु है ये योगी है, इस योगी के ऊपरी हिस्से पर त्रिशूल तथा निचले हिस्से पर हिरण का चित्र अंकित है। किसका चित्र अंकित है, हिरण का चित्र अंकित है, तथा इसके दाएं भाग पर हाथी व गैंडे तथा बाएं भाग पर बैल व भैंसे का चित्र अंकित है। तो दोस्तों क्या है, एक ऐसी मोहर मिली है जिसमें पशुपति शिव को परम पुरुष माना गया है, और परम पुरुष मानते हुए उसकी उपासना सिंधुवासी लोग करते थे, जिसे जॉन मार्शल महोदय ने, मैंने बताया कि जॉन मार्शल महोदय को ये मोहर मिली, और जिसमें उसने कहा कि एक मोहर है जिस पर एक नग्न साधु की प्रतिमा है, जिसके ऊपरी हिस्से पर तो त्रिशूल है और निचले हिस्से पर एक हिरण है, और इस दाएं हिस्से पर हम देखें तो हाथी और गैंडे की प्रतिमा लगी हुई है, और बाएं हिस्से पर भैंसे और बैल का चित्र हमें दिखाई पड़ता है। इस कारण से जॉन मार्शल ने इसे आद्यतम शिव का नाम दिया। किसका नाम दिया दोस्तों, आद्यतम शिव का नाम दिया। तो धार्मिक पक्ष के में हम दूसरा पक्ष देख लिया, क्या परम पुरुष के रूप में ये लोग किसकी, शिव की उपासना करते थे। तो दोस्तों हम इसका जो तीसरा पक्ष है वो देखें, लिंग पूजा। क्या करते थे ये लोग, लिंग की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के बहुत सारे ऐसे स्थल है जहां से पत्थर के बने हुए, क्या पत्थर निर्मित लिंग की आकृतियां प्राप्त हुई है। तो किसकी पूजा करते थे, तीसरा पक्ष हो गया धार्मिक, ये लिंग की पूजा किया करते थे। बहुत सारे स्थलों से बहुत ज़्यादा मात्रा में पत्थर से निर्मित लिंग की प्रतिमाएं हमें देखने को मिली है। इस कारण से हमने माना कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो लिंग की भी पूजा किया करते थे। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो चौथा पक्ष है वो है यज्ञ व पशु बलि। यज्ञ व पशु बलि क्या है, यज्ञ व पशु बलि। ये लोग यज्ञ में विश्वास करते थे, धार्मिक अनुष्ठान करते तब यज्ञ किया करते थे, और उस यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी। तो बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहाँ से यज्ञ की हमें क्या मिले, साक्ष्य देखने को मिले हैं। हम बात करें लोथल से, लोथल व कालीबंगा से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। लोथल और कालीबंगा से किसके साक्ष्य मिले, हवन कुंड के साक्ष्य मिले। हम देखें दोस्तों, जो कालीबंगा है, ये कालीबंगा से जो हवन कुंड का साक्ष्य मिला है, इस हवन कुंड के साक्ष्य में हमें क्या राख भी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, राख। और राख के साथ साथ हमें मिला है यहाँ से साथ पशुओं की
अस्थियां, क्या मिली है? पशुओं की अस्थियां, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं ये यज्ञ में पशुओं की बलि दिया करते थे। समझ में आ गई दोस्तों? तो ये इसके धार्मिक पक्ष हो गए। पहला बताया मातृ देवी की उपासना करते थे, दूसरा परम पुरुष के रूप में शिव की उपासना करते थे, तीसरा लिंग की पूजा करते थे, और चौथा यज्ञ व पशु बलि पर बढ़ावा देते थे। हम नेक्स्ट इसका जो पक्ष है वो देखेंगे दोस्तों, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे जो इनका जो धार्मिक जीवन का जो नेक्स्ट पक्ष है, पांचवा पक्ष, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं उनको बारे में हमें ये पता चलता है कि ये लोग जादू टोने और तंत्र मंत्रों में भी विश्वास करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग अंधविश्वास को भी मानते थे, इससे हमें ये पता चलता है दोस्तों। हड़प्पा से 23 ताबीज़ मिले हैं। ताबीज़ मिले हैं, कितने ताबीज़ मिले हैं दोस्तों? 23 ताबीज़ मिले हैं, जिनसे अनुमान लगाया गया कि ये लोग तंत्र मंत्र, जादू टोनों, अंधविश्वासी प्रकृति के भी थे। समझ में आ गई? तो पांचवा पक्ष क्या है? ये लोग जादू टोने, तंत्र मंत्र और अंधविश्वासों में भी विश्वास करते थे। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो इनका लोक धर्म प्रचलित था, उस लोक धर्म के साथ साथ ये पीपल की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे, ठीक है। इसके साथ साथ नाग की, वृषभ की, इनकी पूजा करते थे। तो इनका नेक्स्ट पक्ष क्या है? लोक धर्म के साथ साथ ये लोग पीपल, नाग, वृषभ व जल की पूजा भी करते थे। किसकी पूजा करते थे? लोक धर्म अर्थात देवी देवताओं को तो मानते थे, देवी देवताओं के साथ साथ ये प्रकृति की पूजा करते थे, और प्रकृति में पीपल, नाग, वृषभ, जल आदि की ये लोग पूजा करने का काम करते थे। तो इनका छठवां पक्ष क्या हो गया? ये लोक धर्म के साथ साथ प्रकृति की भी क्या करते थे? पूजा करते थे। नेक्स्ट देखो दोस्तों, हम सातवां पक्ष है वो है दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार। दोस्तों इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी एक बार लिख देता हूँ मैं। 39 × 23 × 8, ठीक है। ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई है फीट। विशाल स्नानागार से जल पूजा, किसके? जल पूजा के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात ये लोग किसकी? जल की भी पूजा करते थे। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। हड़प्पा से 23 ताबीज़ मिले, अर्थात आपसे पूछा जाए कि जादू टोने और तंत्र मंत्र का अंधविश्वास की जो परंपरा है उसके साक्ष्य हमें कहाँ से देखने को मिले? हड़प्पा से देखने को मिले हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि जल पूजा के साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो मोहनजोदड़ो से जल पूजा के साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आठवां दोस्तों, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से एक कांसे की नर्तकी मिली है। किसकी? कांसे की नर्तकी की प्रतिमा मिली है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि इन लोगों में देवदासी प्रथा, कौन सी प्रथा दोस्तों? देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था। किसका प्रचलन था? देवदासी प्रथा का प्रचलन था। अर्थात यहाँ से एक कांसे की प्रतिमा मिली है, ठीक है, नर्तकी की, जिससे ये अनुमान लगाया है इतिहासकारों ने कि यहाँ देवदासी प्रथा भी प्रचलित है। दोस्तों ये तो है कांसे की प्रतिमा। ऐसे एक नर्तकी की प्रतिमा मिली है काले पत्थर की नर्तकी,
ठीक है। इस काले पत्थर की नर्तकी की प्रतिमा मिली है दोस्तों, ये मिली है हड़प्पा से। हड़प्पा से कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। और इसे इतिहासकारों ने कहा कि ये नटराज, किसकी? नटराज की प्रतिमा के समान प्रतीत दिखाई देती है। तो अब काले पत्थर की नर्तकी बोले तो कहाँ से मिली है? तो वो हड़प्पा से मिली है। और कांसे की नर्तकी पूछे आपसे तो वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। दोस्तों अब इसका हम नेक्स्ट पक्ष देखें धार्मिक जीवन का, तो नेक्स्ट पक्ष है जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो योग व निवृत्त मार्ग में भी विश्वास करते थे। निवृत्त मार्ग में भी विश्वास करते थे। निवृत्त मार्ग यानी दोस्तों कि हम कहते हैं ना मोक्ष की प्राप्ति, तो मोक्ष की प्राप्ति के लोग क्या करते हैं? अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य करते हैं। उसी प्रकार से ये लोग भी अपने जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए निवृत्त मार्ग को चुनते थे। तो योग व निवृत्त मार्ग में भी ये क्या करते थे? विश्वास रखते थे। दोस्तों इनका जो नेक्स्ट पक्ष है वो है अंत्येष्टि क्रिया। अंत्येष्टि क्रिया। दोस्तों अंत्येष्टि क्रिया में सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः 3 प्रकार की समाधान करते थे। हम देखें तो पहला है पूर्ण समाधान, ठीक है, दूसरा है आंशिक समाधान और तीसरा होता है कलश समाधान। तो इन तीनों का भी डिटेल से हम पढ़ेंगे, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों धार्मिक पक्ष के हमने अब तक 9 पॉइंट देख लिए हैं। अब हम 10वें पॉइंट की बात करें तो मैंने बताया अंत्येष्टि क्रिया। अंत्येष्टि क्रिया, ठीक है। अंत्येष्टि क्रिया अर्थात मरने के बाद में वो शव के साथ किस प्रकार से 3 प्रकार की क्रियाएं करते थे। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं मैंने बताया 3 प्रकार से समाधान करते थे, जिसको पहला हम समाधान देखें। समाधान के प्रकार, ठीक है, कौन कौन से थे? एक तो है दोस्तों पूर्ण समाधान, पूर्ण समाधान। एक है आंशिक समाधान, एक है आंशिक समाधान। और जो तीसरा है दोस्तों उसे बोलते हैं हम कलश समाधान। कलश समाधान। तो 3 प्रकार से शव है उनको समाधान किया करते थे। जो पूर्ण समाधान है दोस्तों, इसमें जो मृत शरीर है उस मृत शरीर को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। अर्थात उसका सिर कहाँ होगा? उत्तर की तरफ, और उसके पांव दक्षिण की ओर होंगे। इस प्रकार से ये शवों को दफनाने का काम करते थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम देखें यहाँ एक चीज़ दोस्तों नोट कर लीजिए। जो हड़प्पा है, हड़प्पा से एक ऐसी कब्र मिली है जिसका समाधान उत्तर से दक्षिण न होकर कैसे हुआ? दक्षिण से, कहाँ से? दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। और दोस्तों ये किस में मिला? एक ताबूत में मिला। किस में मिला? दक्षिण की ओर हुआ, जो कि एक ताबूत में बंद था। तो अनुमान क्या लगाया गया कि ये कब्र है किसकी है? विदेशी की कब्र। किसकी कब्र है? विदेशी की कब्र है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो ये लोग हैं ये पूर्ण क्रियाक्रम के आधार पर अर्थात पूरी पद्धति के आधार पर शवों का समाधान करते थे। और कोई व्यक्ति मृत हो जाता था तो उसके शव को उसका सिर उत्तर की ओर और पाँव दक्षिण की ओर करके ही उनको समाधान करते थे, उनको दफनाने का काम करते थे। लेकिन हड़प्पा से हमें एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें जो मृत शरीर है उसका सिर दक्षिण उत्तर की बजाय कहाँ है? दक्षिण में, और पाँव दक्षिण की बजाय कहाँ है? उत्तर की तरफ है। और वो एक बंद ताबूत में मिला है, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये किसी एक विदेशी की कब्र है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि विदेशी की कब्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विदेशी की कब्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। अब बात करें दोस्तों हम आंशिक समाधान की। किसकी बात? आंशिक समाधान। जो मृत शरीर है उस मृत शरीर को क्या करते हैं? पहले ये जीव जंतुओं को खाने के लिए छोड़ देता है। मृत शरीर को
पशु पक्षियों के खाने हेतु छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता था तथा शेष बचे अवशेषों को दफना दिया जाता था। तो किस प्रकार से होता था? आंशिक, अर्थात जो उसके शरीर का जो हिस्सा है उस शरीर के हिस्से को जंगल में या ऐसी जगह जहाँ जीव जंतु रहते हो उन जीव जंतुओं को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और लास्ट में जो अवशेष रह जाते हैं उन अवशेषों को उठा करके दफनाने का काम किया जाता था, जिसे कहा जाता था आंशिक समाधान। अब हम देखें दोस्तों कलश समाधान। किसकी बात करें? कलश समाधान। जब शव को जलाने के बाद, ठीक है, किसको? शव को जलाने के बाद बचे अवशेषों को कलश में दफना दिया जाता था। दोस्तों हम बात करें कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां हमें किसी प्रकार की कोई कब्र नहीं मिली है, किसी प्रकार की कोई कब्र नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली दोस्तों? जो मोहनजोदड़ो है वहाँ के लोग शवों को दफनाते नहीं थे, बल्कि क्या करते थे? शवों को जलाने का काम करते थे, इसलिए वहाँ क्या नहीं मिली? किसी प्रकार की कोई कब्र नहीं मिली। जबकि हमने देखा हड़प्पा में बहुत सारी कब्रें मिली हैं, ठीक है। हमने देखा कि कब्रिस्तान एच और कब्रिस्तान R37। तो कब्रिस्तान एच से तो हमने देखा कि सिंधु लिपि के प्रथम साक्ष्य हमें कब्रिस्तान एच से प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा से बहुत सारी कब्रें मिली है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से किसी प्रकार की कोई कब्र हमें नहीं मिली है, क्योंकि वहाँ के लोग शवों को जलाने का काम करते थे, वहाँ शवों को दफनाया नहीं जाता था। दोस्तों आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अभी हमने पढ़ा सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन, अर्थात उनका धार्मिक जीवन किस प्रकार का था, वो किस किस में आस्था रखते थे, किस किस की उपासना करते थे और किस प्रकार के धार्मिक पक्षों को समर्थन प्रदान करते थे। तो उन सबको हमने देख लिया। अब हम देखेंगे दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोगों के जो मृदभांड है, मृदभांड किसके बारे में दोस्तों? मृदभांड क्या होते हैं दोस्तों? मृदभांड से तात्पर्य है मिट्टी के बने बर्तन। क्या? मिट्टी के बने बर्तन। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं दोस्तों, उनके बर्तन मुख्यतः किसके बने होते थे? मिट्टी के बने होते थे और इन पर जो रंग है मुख्यतः लाल गहरे रंग से रंगे होते थे। किससे? लाल गहरे रंग से रंगे होते थे। दोस्तों पहली बात क्या होगी? किससे? लाल गहरे रंग से रंगे होते थे। दूसरी बात करें कि बहुत अधिक चमकीले दिखते थे। कैसे? चमकीले हुआ करते थे। कैसे हुआ करते थे? चमकीले हुआ करते थे। और जो लाल रंग इसके ऊपर रंगा होता था, इस लाल रंग पर काले रंग से चित्रों का अंकन किया जाता था। तो लाल गहरे रंग पर किसका अंकन किया जाता था? चित्रों का अंकन किया जाता था। तो बात करें और नेक्स्ट किस प्रकार के थे, तो इनकी आकृति मुख्यतः ज्यामितीय प्रकार की थी। किस प्रकार के थे? ज्यामितीय आकृति में हमें दिखाई देते हैं। किस में? ज्यामितीय आकृति में। दोस्तों नोट कीजिए एक बात, जो लोथल है, लोथल से एक ऐसा मृदभांड मिला है जिस पर पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का अंकन है। किसका अंकन है? चालाक लोमड़ी का अंकन है। किसका अंकन है? चालाक लोमड़ी का अंकन है। नेक्स्ट एक और नोट डालिए दोस्तों, हमें हड़प्पा से एक मृदभांड मिला है। हड़प्पा से प्राप्त एक
एक मृदभांड से मानव हड़प्पा से प्राप्त एक मृदभांड से मानव व बच्चे के चित्र का अंकन मिला है। तो दोस्तों मानव के और बच्चे के चित्र का अंकन कहाँ से? हड़प्पा से प्राप्त एक मृदभांड से मिला है, जबकि लोथल से प्राप्त एक मृदभांड से हमें मिला है। जो पंचतंत्र की कहानी है चालाक लोमड़ी, उस चालाक लोमड़ी के चित्र का अंकन हमें वहाँ दिखाई देता है। तो दोस्तों ये थी यहाँ की कुछ मृदभांड, ठीक है, जो किस प्रकार के थे, कौन से रंग से रंगे थे, उन पर किस प्रकार के रंग से चित्रों का अंकन किया जाता था, उनकी आकृति किस प्रकार की थी और कौन कौन सी जगह से हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता के कुछ कलात्मक अवशेष हैं उनके बारे में एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं जो सिंधु सभ्यता से प्राप्त कुछ कलात्मक अवशेषों की, कि कौन कौन सी कलात्मक वस्तुएं हमें सिंधु सभ्यता से देखने को मिली हैं। तो हम सबसे पहले बात करें एक नंबर पे, वो है हमें हड़प्पा से एक बिना धड़ की प्रतिमा। कैसी प्रतिमा मिली है? जिसके कोई धड़ नहीं है, अर्थात बिना धड़ का व्यक्ति है, उसकी प्रतिमा हमें कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। दूसरी बात करें दोस्तों, वो है हड़प्पा से हमें एक काले पत्थर की, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हड़प्पा से प्राप्त काले पत्थर की नर्तकी, अर्थात जिसे क्या नटराज की संज्ञा दी, नर्तकी, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ? हड़प्पा से हमें प्राप्त हुई है एक काले पत्थर की नर्तकी, जिसे नटराज की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो से हमें एक कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी। तो क्या हड़प्पा से बिना धड़ की प्रतिमा मिली, ठीक है, हड़प्पा से काले पत्थर से निर्मित नर्तकी मिली, और मोहनजोदड़ो से हमें कांसे की नर्तकी की प्रतिमा देखने को मिली। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मंगोलियन पुजारी का सिर कौन से स्थल से हमें प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मंगोलियन पुजारी का सिर क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? मंगोलियन पुजारी का सिर प्राप्त हुआ है। मैंने पहले बताया सिंधु सभ्यता के निर्माताओं में 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, मंगोलियन और अल्पाइन। तो मंगोलियन पुजारी है, उसके सिर की जो आकृति है वो हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से देखने को मिली है। नेक्स्ट देखिए हम दोस्तों, पांचवा, कालीबंगा से प्राप्त कांसे से निर्मित वृषभ की प्रतिमा। किसकी प्रतिमा? वृषभ की प्रतिमा। और नेक्स्ट हम देखिए दोस्तों, छठवा, वो है दाइमाबाद से हमें एक रथ मिला है, जिसको कोई मानव क्या कर रहा है? चला रहा है। तो उसकी तांबे की प्रतिमा हमें देखने को मिली है। दाइमाबाद से प्राप्त तांबे का रथ, जिसे मानव को चलाते हुए दिखाया गया है। दोस्तों हमने सिंधु सभ्यता के लगभग सभी पॉइंट पढ़ लिए। अब हम कल उनके स्थलों के बारे में देखेंगे कि उनके स्थल कौन कौन से हैं, प्रमुख स्थल, और कौन कौन से नदी के किनारे अवस्थित है, उनकी खोज किसने की, वहाँ से हमें कौन कौन से साक्ष्य देखने को मिले हैं। दोस्तों अभी तक हमने जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कंटेंट है, और एक बार आप इसको पढ़ लोगे तो दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन जो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है आप करके देखना। दोस्तों हमारे जो व्यास एजुकेशन हब है, इसके मंच को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।